नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी पर। हमारे साथ आज खास मेहमान है डॉक्टर शरद कोहली, भारत के जाने माने अर्थशास्त्री। शरद जी, स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। नमस्कार। थैंक यू सो मच संजीव। स्टेट मिरर के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा दिल से अभिनंदन। सर, बजट 2026 पे आज बात करेंगे। बजट 2026, मोदी जी की हुकूमत, मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी रेजिम उनकी चल रही। इसमें अब सवाल ये है कि सर, निर्मला सीतारमण एक बहुत मंझी हुई अर्थशास्त्री हैं भारत की, और मोदी जी भी काफी ज्ञान रखते हैं। क्या रूप होगा 2026 के इस बजट का, सरकार के हिसाब से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे? और सर, आप क्या सोचते हैं कि कैसा होना चाहिए बजट? 1999 में मुझे याद है, शायद यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री हुआ करते थे। तब एक बार संडे को बजट आया था। इस बार संडे को पार्लियामेंट का सेशन भी चलेगा। और मजे की बात यह, बजट आ रहा है तो साथ में शेयर मार्केट भी संडे को खुलेगी, क्योंकि बजट और शेयर मार्केट का तो बहुत क्लोज रिश्ता है। तो वो भी संडे को खुलेगी। तो बजट संडे को आ रहा है, और बजट स्पेशल स्पेशल बजट इसलिए मैं मानता हूं क्योंकि ये जो सरकार ने बीड़ा उठाया है ग्रोथ का, रिफॉर्म्स का, जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है, आगे बढ़ाने वाला होगा, ऐसा मुझे नजर आता है। और इस बजट का थीम होगा कि जो विकसित भारत 2047 की का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है कि देश की आजादी के जब 100 साल हो जाएंगे तो हम उस समय अपने आप को विकसित कह सकें। तो उस विकसित भारत को के लक्ष्य को साधने वाला बजट होगा। हम ये ना भूलें कि हम 2026 में हैं। कहने को विकसित भारत में 21 साल बाकी हैं, पर पलक झपकते ये बीत जाएंगे कब मालूम नहीं पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है सरकार को रफ्तार देनी पड़ेगी। अब रिफॉर्म्स को, जो सरकार बदलाव कर रही है, जो बुनियादी ढांचे पे निवेश हो रहा है, जहां जहां भी विकास से संबंधित काम हो रहा है, उसको रफ्तार देने की कोशिश वाला ये बजट होगा। इससे मुझे कतई इनकार नहीं है। और मैं आपकी इजाजत से संजीव, लोग विकसित भारत तो बहुत दिन से बात होती है, पर विकसित भारत कैसा होगा इसका अगर आप परिप्रेक्ष्य लेके चलें, एक इसका मन में एक वो लेके चलें कि किस प्रकार का वो भारत होगा जो विकसित होगा। जो लोग विदेश में भ्रमण करते हैं उन्होंने विकसित देशों में गए होंगे। मैंने पूरी दुनिया मैंने भी घूमी हुई है, और काम के सिलसिले में, घूमने के सिलसिले में मैंने विकसित देशों को बहुत नजदीक से देखा है। उनको हम यहाँ रेप्लिकेट करने की कोशिश नहीं करते। हम विकसित भारत का एक परिदृश्य आपके सामने खींचने का कोशिश करते हैं। विकसित भारत होगा जहां पर गरीबी ना के बराबर होगी। ध्यान दीजिएगा, ना के बराबर शब्द यूज कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि गरीबी हट गई होगी, गरीबी ना के बराबर होगी। बेरोजगारी ना के बराबर होगी। अमीरी और गरीबी का गैप, ये मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होगा, ये तब भी रहेगा। क्योंकि ये मैंने विकसित देशों में भी, अमेरिका जैसे देश में भी मैंने अमीर और गरीब को बहुत पास पास रहते हुए देखा है। $2,000 कमाने वाला आदमी भी देखा है, और वहां पर बिलियन कमाने वाला भी देखा है। तो अमीरी और गरीबी के गैप को इस 21 साल में भर पाना मुझे लग रहा है एक कठिन कार्य होगा। बेरोजगारी की बात करी, गरीबी की बात करी, मैन्युफैक्चरिंग में भारत का रुतबा होगा, ऐसा मुझे नजर आता है। और बुनियादी ढांचा भारत का बहुत ही सुदृढ़ होगा। जो आपको विदेशों की सड़कों पर बिल्डिंगें देखने को मिलती हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं, बहुत सुचारू ढंग से सिस्टम से चीजें चलती हैं। ये सब चीजें मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये सब देखने को मिलेगी। अब इस बजट में जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है, और कुछ सेक्टर्स का मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा संजीव, जिन सेक्टर्स पे इस बजट का फोकस रहने वाला है। क्योंकि बजट के जब आप खाका खींचते हैं तो आप उन सेक्टर्स की बात करते हैं जिन सेक्टर्स में बजट का रुझान रहेगा। तो सबसे ऊपर मैं कृषि क्षेत्र, भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। और कल मैं मुझे नजफगढ़ के कुछ किसानों से मिलने का मौका मिला। नजफगढ़ मंडी में भी गया, वहां पर किसानों से मैंने बात करी, मंडी वालों से बात करी। तो भारत जैसे देश जहां पर आज भी 60% के करीब आबादी कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, तो ऐसे देश के बजट में कृषि पर बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे लग रहा है किसानों का जीवन स्तर सुधारने की बात की जाएगी। चाहे वो सिंचाई हो, चाहे वो बीज हो, चाहे वो उर्वरक हो, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे लैंड होल्डिंग्स की बात हो, या कृषि में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की बात हो, ड्रोन से सर्वे करने की बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि अनुसंधान में, कृषि रिसर्च में, कृषि संबंधित स्टार्टअप्स हो, इन पर आपको बजट में काफी कुछ सुनने को मिलेगा। कृषि का जो एलोकेशन है वो भी आपको यहां से बढ़ता हुआ दिखेगा। जो बजट में आवंटन किया जाता है कृषि का, वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। दूसरा, मुझे लगता है जो सेक्टर चर्चा में रहेगा वो डिफेंस रहेगा। क्योंकि डिफेंस में हमने महारत हासिल करी है, डिफेंस में हमने डिफेंस का एक्सपोर्ट हो,
हम 50,000 करोड़ का लक्ष्य लेके चल रहे हैं डिफेंस एक्सपोर्ट का। और मैन्युफैक्चरिंग में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ एक जमाने में भारत में डिफेंस में नट बोल्ट तक नहीं बनाए जाते थे। आपके राइफल्स में जो नट बोल्ट मिलते थे वो भी बाहर से मंगाए जाते थे। आज हम तेजस जैसे हवाई जहाज बना रहे हैं। ये एक दूसरा सेक्टर रहेगा। भारत में बने डिफेंस इक्विपमेंट की दुनिया भर से डिमांड आ रही है, चाहे वो अग्नि मिसाइल हो, चाहे और भी बहुत सारी चीजें हो, हवाई जहाज, तेजस हवाई जहाज हो, भारत में बने और भी डिफेंस इक्विपमेंट जिसकी दुनिया भर से डिमांड आ रही है। तीसरा सेक्टर जो लगता है जिसका जरूर जिक्र आएगा वो है स्पेस। क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत ने बहुत तरक्की करी है। बीच में हमें समय समय पर कुछ फेलियर्स का सामना भी करना पड़ता है। पिछले इसरो के 2 मिशन कामयाब नहीं रहे। तो यहाँ पर भारत की जो महारत है, आज भारत दुनिया के टॉप 3-4 देशों में है स्पेस के मामले में। तो स्पेस के मामले में सुनने को मिलेगा। और भी सेक्टर से जैसे जैसे चर्चा चलेगी मैं आपको आगे उनके बारे में बताऊंगा। डॉक्टर शरद कोहली साहब, आपने स्पेस की बात की, आपने डिफेंस की, भारत की रक्षा की बात की, और तमाम चीजों की बात की, 2047 में विकसित भारत बन जाने की बात की। लेकिन मैं आपसे एकदम इसके विपरीत कुछ बिंदु हैं जिन पे बात करना चाहूंगा, और जिनके सवालों के जवाब आप ही दे पाएंगे। हम बात करेंगे गांव के एक उस किसान की जिसके पास आज भी साइकिल है, मोटरसाइकिल नहीं मिली है। हम बात करेंगे उस किसान की जिसके पास आज भी खपरैल है, पक्की छत लेंटर की नहीं हो पाई है। हम डॉक्टर शरद कोहली साहब इस बजट में बात करेंगे उस किसान की जिसके पास आज भी दो जोड़ी ही कपड़े पहनने के हैं और एक ही रजाई ओढ़ने की है। उसके बच्चे भी उसमें सो जाते हैं। हम आज आपसे बात करना चाहेंगे आने वाले इस बजट में संभावित जो है पेश किया जाना है, उस किसान, उस गरीब परिवार की, उस गांव की जिसके गांव तक अभी सड़कें नहीं पहुंची हैं। बहुत से ऐसी गली मोहल्ले हैं, गांव हैं, देहात हैं जहां सड़कें क्या, बल्ब जो है वो भी नहीं जल रहा है, अभी लाइट नहीं पहुंची है। ये दिल्ली में जब बजट पेश किया जाएगा मोदी जी की हुकूमत के द्वारा, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के सहयोग से, तो ये बजट कैसे गांव में बिजली ले आएगा, कैसे उस किसान के लिए, साइकिल वाले के लिए मोटरसाइकिल दे देगा। एक रजाई में जो पूरा परिवार सिमट जाता है, आधी इधर आधी उधर खींचतान के, ये दिल्ली का बजट उस घर तक कैसे पहुंचेगा जहां सड़क भी अभी साबुत नहीं है। देखिए, मुझे नहीं पता, मैंने आपके चैनल पे पहले ये मैं आया हूं 1-2 बार, मैंने वहां चर्चा की है कि नहीं करी। अर्थव्यवस्था में और अर्थशास्त्र में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब होता है कि आपकी जीडीपी जब लगातार तेज रफ्तार से बढ़ती रहती है काफी समय तक, चाइना में हमने ये देखा, तो फिर उसका असर पंक्ति में खड़े आपने जितनी ये बातें करी, ये मैं पंक्ति में खड़े उस आखिरी आदमी को मानता हूं। कि आपने बात करी जिसके बच्चे एक ही रजाई में सोते हैं, जिसके घर पे खपरैल लगी है, जिसके ऊपर पक्की छत नहीं है, जिसके पास बिजली नहीं है, जिसके पास पोषण के लिए खाने का पर्याप्त सामान नहीं है, 2 रोटी गुड़ के साथ या नमक के साथ खा के गुजारा करता है, वगैरह वगैरह। ये बात सच है संजीव कि हमारे देश से हम कितने भी विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, कितनी ये सच है कि आज भी बेरोजगारी है, आज भी गरीबी है। आज भी शहर से आप 25-50 किलोमीटर दूर निकल जाए तो इंडिया भारत बन जाता है। ऑल ऑफ ए सडन जो इंडिया होता है वो भारत बन जाता है। वहां पर आपको चार व्यक्ति बैठे दिखेंगे जो हुक्का पी रहे हैं, उनके पास दिन दिन का समय काटते हैं वो। यहाँ जहाँ शहर में लोगों के पास समय नहीं होता, वो लोगों को घड़ी देख के काटना पड़ता है कि अब शाम हो गई, अब दोपहर हो गई, चलो भाई अब तो आज का दिन भी कट गया। उनको आप पूछेंगे भी क्या हाल है, तो कहेंगे भाई कट रही है। ये इस बात को बताता है कि हमारे जो डेवलप्ड शहर हैं और जो गांव हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा फर्क है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। पर मुझे ऐसा लगता है संजीव के भारत जैसे विस्तृत देश में जहां 140-45 करोड़ की आबादी है, वहां पर इस बजट के लाभ को पहुंचाने में वक्त लगता है। पहले तो मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा। कुछ योजनाएं हो सकता है ना भी पहुंच पाती हूँ, कुछ योजनाएं आंशिक तौर पे पहुंच पाती हूँ। पर ये एक कड़वा सच है भारत में कि आज भी हमारी 90% आबादी 25,000 रुपए महीने से कम कमाती है। यानी कि बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि अमीरियत छोड़िए, अमीरों के द्वारा इस्तेमाल की जानी चीजें छोड़िए, बल्कि अपनी जिंदगी की जो बेसिक जरूरतें हैं, जो मूल मूल जरूरतें हैं, उनसे भी अभी आज दूर रहता है। ये बात, इस बात का सच है। परंतु अब इसमें मैं जोड़ना ये चाहता था, ये सारा बैकग्राउंड बना के, कि अगर वापस वहीं जहां से मैंने आपके सवाल का जवाब शुरू किया था, कि अगर देश लगातार 8-10% की रफ्तार से जीडीपी बढ़ती रहती है, तो जिस ट्रिकल डाउन इफेक्ट की मैंने बात करी, तो उस अर्थव्यवस्था का लाभ धीरे धीरे ही सही लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाता है। ये बात भी कड़वी सच है संजीव कि कुछ लोग इस बढ़ती हुई जीडीपी का ज्यादा लाभ उठाते हैं,
कुछ लोग मॉडरेट लाभ उठाते हैं, और कुछ लोग बहुत कम लाभ उठाते हैं, और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिन तक इस बढ़ती हुई जीडीपी का कोई लाभ नहीं होता है। उन उन तक ये जो आपने बात कही कि कैसे ये दिल्ली की सांसद में उठाया गया, घोषणा किया गया बजट कैसे उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा, ये बात सच है कि ये यूनिफॉर्मली सभी देशों में ऐसा देखा जाता है। पर मैं, आप इससे पहले कि आप कुछ कहना चाहते हैं, मैं अपनी बात को एक लाइन और बोल के पूरा कर लूं। मुझे लगता है ये जो आपने बात कही बिजली पहुंचाने की, बिस्तर की, खपरेल की, ये भारत जैसे विस्तृत देश में बहुत लंबी यात्रा है। और मुझे इतना जरूर पता है कि हम उस यात्रा में इस समय बढ़ रहे हैं, क्योंकि 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन थी। 2026 में आज हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन है। तो जो हमने 67 साल में किया, बिना ये, मैं यहाँ तो पॉलिटिकल साउंड नहीं कर रहा हूं, आपके चैनल पे कोई कमेंट कर सकता है ये मोदी भक्त हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वगैरह वगैरह, लोग बहुत तरीके के कमेंट करते हैं, उनको पूरा अधिकार है, हर किसी व्यक्ति को आलोचना करने का, कमेंट करने का अधिकार है। पर यह सच है कि हमारे देश में उस पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक उस समृद्धि को पहुंचाना एक कठिन काम। डॉक्टर हाँ चंद जी। कोहली साहब, आप ना मेरी बात को समझते हैं। आप जनता की दर्द को समझते हैं। आप अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास और डाउन टू अर्थ, बिल्कुल जमीन में, जिसकी मैं बात कर रहा था, गांव की बात, गली की जी। नीचों की बात। जी। जी। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सर, क्योंकि हुकूमत में इतना फुर्सत किसी के पास नहीं है कि देश का वित्त मंत्री वो गांव गांव जाके खपरेल डलवाए। ये प्रैक्टिकल संभव नहीं है। जी। अगर मैं भी उस जगह हूंगा, आप भी। लेकिन सर, देश को आजाद हुए कई दशक हो चुके हैं। बहुत सारी हुकूमतें आई हैं, यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, मोदी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ठीक है, आडवाणी जी, इन सबका सवाल नहीं, व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं है, कुर्सी विशेष का सवाल नहीं, सल्तनत विशेष का सवाल नहीं है। यह सवाल यह है कि इतनी सरकारें आई गई आजादी के बाद। आजादी से पहले यह था कि हम ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में थे तो हमारा शोषण होता था, लेकिन आजाद भारत में तो शोषण नहीं होना चाहिए। और ये तो फिर वही होगा कि मोदी जी की सरकार 2014 से बजट पेश किए कर रही है। गांव का किसान, गरीब आदमी आज भी खपरेल वाला खपरेल में रह रहा है। तो ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कि ये तो साहब कब तक चलेगा, 2047 हम जाके विकसित हो जाएंगे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। तो सर, सवाल ये है कि हमारे भारत का जो आम आदमी है वो कैसे इस बजट से प्रभावित हो, उसको कैसे ये बजट सकारात्मक रूप से मिले। देखिए साहब, अब जो गरीब आदमी है जिस तक बजट नहीं पहुंच पा रहा है, कोहली साहब, उसको क्या आप चीन में जाके बसा देंगे? उसको बांग्लादेश में बसा देंगे? नेपाल में बसा देंगे? नहीं। शुरुआत तो वहीं से होती है। जब मतदान होता है, सरकारें चुनी जाती हैं, विधानसभा, संसद, लोकसभा चुनी जाती है, तो उसमें उस किसान के साथ कोई मतभेद नहीं होता। उसका मत भी उतना ही वैल्यूएबल है, उतना ही कीमती है, जितना कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मोदी जी और सीता रमन का। तो सर, वोट तो बराबर है, लेकिन हकदारी की जब बात आती है तब वो वहां नहीं पहुंच पाती है। तब उसमें एक गैप बनता है। साहब, ये गैप तो बंद होना चाहिए ना। कब होगा? देखिए, ये ऐसी गैप बंद करना एक कठिन कार्य है, पहली बात तो आपको और हमको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी, ये इतना आसान काम नहीं है। हमारा देश की उम्र इस समय, मैं अंग्रेजों से करीब 200 साल के आसपास अंग्रेजों ने राज किया, उससे पहले मुगल थे, हमारे देश को लूटा गया। हमारे देश की आयु इस समय 1947 से लेके आज तक जो आप करें उतनी ही आयु है। यानी कि कुल मिला के हम बात करें तो हमारी 77-78 साल की आयु है, ये तो आप मानते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी देश की आयु में ये समय, अब 77-78 साल कम नहीं होते, ये मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 77-78 साल यहाँ पर बहुत कम है। अब देखिए, आपके सवाल में ना थोड़ा सा पॉलिटिकल तड़का है। पॉलिटिकल तड़के से मेरा मतलब है, आपने सवाल आम आदमी का पूछा है, और आपने आपने सवाल आम जनता का पूछा है, देश की समस्याओं के बारे में आपने पूछा है, देश के बजट के बारे में। पर इसमें, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल तड़का है, तो जब तड़का लगाते हैं ना दाल में संजीव, तो जो पास खड़ा होता है ना तड़के में, उसकी आंख में लगता है, वो आपने देखा होगा, वो आंख में एकदम से क्या बोलते हैं उसको, झूंझ सी आती है, पर उसका अलग अलग मैं नाम दिया जाता होगा। तो आपने झर ऐसी पे बात लगती करी, है, अब मेरी क्योंकि आंख झर पे में झुंझ आ लगती रही है, हाँ, वो है। लगती है, तो अब क्योंकि आपने ऐसी बात करी है तड़के की, तो वो तड़का मेरी आंख में लगेगा, तो मुझे फिर थोड़ी सी सच्चाई बयान करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्षमा मांगते हुए। मैं पॉलिटिक्स से नहीं आता, मैं एक अर्थशास्त्री हूँ, वित्तीय एक्सपर्ट हूँ। पर मुझे ये लगा कि जो कार्य हमने 2014 से 2026 तक किया, कोई कह सकता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं, प्रवक्ताओं, पर मैं इसको केवल अर्थशास्त्र के चश्मे से देख रहा हूं।
अगर जो काम 12 साल में पिछले हुआ है, 11 साल में, अगर ये काम उससे पहले 67 साल में भी इसी रफ्तार से, इसी मंशा से, इसी इंटेंट से, इसी ईमानदारी से किया जाता तो आज ये पिक्चर कुछ और होती। तो इस, अब देखिए, आपकी बात का मैं इंटरेस्टिंग जवाब देता हूं। इस 11-12 साल को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उस 67 साल से, और अगर ये 11-12 साल उस 67 साल में समा जाएं और वैसे ही होते, तो आपने जिन समस्याओं की बात की होती, वो समस्याएं आज कम होती। गरीबी हटाओ के नारे दिए गए, पर गरीबी हटी नहीं। अब मुझे लगता है, अब ये जो 11-12 साल थे, जो इस सरकार के 11-12 साल हैं, क्योंकि मेरे पास एक पूरी लिस्ट है जो सरकार की योजनाएं थी, सरकार ने जो पिछले 11-12 साल में किया है, उसकी बड़ी लंबी फेहरिस्त है। 800-900 तो मेरे पास स्कीम्स के नाम हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, बाकी जो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, ये जितनी भी, उज्ज्वला योजना, जितनी भी ऐसी योजनाएं हैं, जितने सरकार ने बदलाव किए, इन सबकी मेरे पास बड़ी लंबी। हम यहाँ वो डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं जो मूल मुद्दा आपको बताना चाह रहा था कि एक देश की उम्र में 77-78 साल कम नहीं है, ये बात मैंने स्वीकार करी। 77-78 साल में आप इस देश को बदल सकते थे। जो बातें आपने कही, वो बातें आज नहीं होनी चाहिए थी। सीधी सी मैं बात करूं, जिस मुद्दे को आप उठा रहे हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है, बिना पार्टीज का नाम लिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो रिफॉर्म्स पीछे हमने देखने को मिले, उस रफ्तार से देश आगे नहीं बढ़ पाया। चाहे वो, उसके पीछे भ्रष्टाचार था, उसके पीछे मंशा की कमी थी, इंटेंट जिसको कहते हैं, जो भी कारण था, कारण में हम नहीं जाते क्योंकि वो पे प्योरली पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगा। परंतु मुझे लगा कि उस 67 साल में ऐसा नहीं कि हमने तरक्की नहीं करी संजीव, हमने तरक्की करी है। पर उनने, हम, क्योंकि मैं अर्थशास्त्री हूं, तो मैं तो आंकड़े देखूंगा। आंकड़े छुपाते भी बहुत कुछ हैं, बोलते भी बहुत कुछ है। 1900, इस एक आंकड़े में संजीव आपके सवाल का जवाब निकल आएगा। अब मैं मूल मुद्दे पे आ रहा हूं। 1947 से लेके 2014 तक हम मात्र $2 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। 67 साल में हम 2 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। 2014 से लेके और 2025 तक हम $4.18 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए। यहां इस आंकड़े में आपने जो मुझसे सवाल किए हैं, ये जो आपने बात कही, इसमें बहुत हद तक जवाब निकल आता है। अब अगर हम कंसिस्टेंटली, हम अगर 8% की रफ्तार से अगले 10 साल तक ग्रो करते रहे संजीव, अब आपके सवाल का बिल्कुल सीधा जवाब, तो 10 साल बाद अगर मैं जिंदा रहा, आपको तो भगवान लंबी आयु दे और आप देर तक सर, जिएंगे, अगर मैं आपको दस भी। साल तक अगर मैं 10 साल तक जिंदा रहा, तो फिर आप मेरे से 10 साल बाद, इसी रफ्तार से हमारे रिफॉर्म्स चलते रहे, इसी रफ्तार से हमारा आर्थिक विकास होता रहा, इसी रफ्तार से हमारे बुनियादी ढांचे डेवलप होते रहे, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवेज हैं, सड़कें हैं, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो 10 साल बाद फिर आप मेरे से यही सवाल करिएगा कि अब आपका सवाल कहां तक ये साकार हुआ है। क्या 10 साल, तो मुझे लगता है कि 10-12 साल बहुत कम है, और उससे पीछे 67 साल में जो रिजल्ट आने चाहिए थे, क्योंकि ये जो आंकड़ा है, अब यहां पर कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है संजीव, बिल्कुल मैं बार बार जोर बिल्कुल दे के कह रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल यहां एग्री सर। कांग्रेस बीजेपी नहीं है ये। हालांकि ये पीरियड कांग्रेस बीजेपी, वो कहेंगे अरे ले दो ना नाम यार, अरे बोलो ना, तुम नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, कह दो ना तुम राहुल गांधी के खिलाफ हो, वगैरह वगैरह, इस टाइप के कमेंट आ हम्म, सकते हैं। पर मैं सिर्फ आंकड़े की बात कर रहा हूं, 2 ट्रिलियन वर्सेस 4 पॉइंट, तो मतलब जो हमने 67 साल में हासिल किया, उससे ज्यादा हमने 12 साल में अपनी जीडीपी में एडिशन किया है। आपकी बात का सरल जवाब इसमें निकल आता है। डॉक्टर शरद कोरी साहब, सच में आपने बहुत अच्छे से समझाया। अगर जिसको नहीं एक बार में समझ आएगा, वो इस वीडियो को, हमारी आपकी बातचीत को रिवाइंड करके एक बार फिर से सुन सकता है, और उसके फिर समझ में आ जाएगा। इसी भी सवाल ये पैदा होता है, मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार पिछले बजट में इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स कटौती के बावजूद टैक्स ग्रोथ केवल 6.8 रही थी। हो सकता है ये सवाल ना भी जवाब हो, लेकिन आपके पास होगा, क्योंकि आपकी झोली भरी हुई है इस इन सब सवालों के जवाब से। जबकि उम्मीद की जा रही थी 21.6 की। तो ये सर, इसको लेके सरकार को खर्च के लिए नए रास्ते खोजने पड़े थे, निकालने के लिए, बचाने के लिए, बचने के लिए, सेफ्टी के लिए, मतलब एक सुरक्षित रास्ता नहीं निकल पाए। डिफरेंस बहुत है, 6.8
और 21.6 का। इसका सर कहां फर्क पड़ेगा? क्या ये अब इस बजट में उम्मीद है कुछ कवर अप हो पाएगा? देखिए, टैक्स की कलेक्शन संजीव ऊपर नीचे होती रहती है। और ये जो आपको 6.8% की ग्रोथ दिखी है, जबकि उम्मीद थी 20% से ऊपर की, इसका एक कारण है कि सरकार ने इस साल 12 लाख रुपए का टैक्स स्लैब, एक एक 87A होता है सेक्शन इनकम टैक्स में, उसमें रिबेट दिया है। बहुत सारे लोगों का, बहुत बड़े अमाउंट का, इंडिविजुअल्स का टैक्स बच रहा है हमारे देश में। असल में जो टैक्स देने वाले हैं ना संजीव, आपको जो रिटर्नें तो फाइल हो जाती हैं 7-8 करोड़, 10-9 करोड़ के आसपास, पर जो लोग असल में टैक्स देते हैं संजीव, उनकी गिनती आपको हैरानी होगी सुन के, मात्र 2.5-3 करोड़ भी नहीं है। ये 2.5-3 करोड़ लोग मिलकर देश के असल में टैक्स जमा करते हैं। बाकी लोग रिटर्न फाइल करते हैं, पर नील के रिटर्न फाइल होती है। तो आपको ये जो 12 लाख का रिबेट मिला है, इसकी वजह से टैक्स कलेक्शन थोड़ी सी प्रभावित हुई है। कुछ सेक्टर्स में संजीव थोड़ा सा हमें स्लो डाउन भी देखने को मिला है, जो टैक्स पेयर्स हैं। और अब ये जो क्वार्टर है जनवरी टू मार्च का, यहां पर आपको टैक्स की कलेक्शन थोड़ी सी पिकअप करती हुई दिखाई देगी। तो ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको दिखाई देगा, परंतु इसको ओवरऑल देखेंगे तो जो हमारी जीडीपी की रफ्तार है, जीडीपी की रफ्तार में कोई कमी नहीं है। तो टैक्स का कलेक्शन एक सूचक जरूर होता है जीडीपी का, पर केवल और केवल अकेला सूचक नहीं होता है। क्योंकि हमने जब टैक्स में बहुत बड़ा रिबेट दिया जाता है, तो उससे कुछ समय के लिए आपकी टैक्स की कलेक्शन नीचे आती है, परंतु कालांतर में वो फिर पिकअप। तो मुझे लग रहा है ये जो 26-27 का साल शुरू होगा अप्रैल में, इसमें आपको टैक्स की कलेक्शन वापस पिकअप करती हुई दिखाई देगी संजीव। डॉक्टर शरद कोहली साहब इस टाइम 2014 से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं मोदी, और उनकी टीम चली आ रही है, अच्छा काम कर रही है। जी इतना टाइम मतलब ले लेना केंद्र सरकार में लगातार अपने आप में एक हिस्ट्री है। जी जी। आपको क्या लगता है सर, 2014 के बाद से जितने बजट पेश हुए हैं 2025 तक, उनमें सर सबसे बेहतर बजट कौन सा रहा और क्यों रहा? क्या याद है आपको वो ईयर? देखिए, मुझे मुझे सारे बजट याद हैं, 2014 नहीं, मुझे पिछले 24-25 बजट याद हैं। और मुझे लगता है ऐसा किसी एक बजट को हम स्टैंड आउट करके बताएं, ये क्योंकि किसी बजट में क्या होता है संजीव, टैक्स पर फोकस होता है। किसी बजट में किसानों किसानों पर ज्यादा फोकस होता है। किसी बजट में इंडस्ट्री पर ज्यादा फोकस होता है। किसी किसी बजट का लाभ महिलाओं को ज्यादा मिल जाता है। किसी किसी बजट का लाभ जो है वो युवाओं को ज्यादा मिल जाता है। किसी किसी बजट में डिफेंस को ज्यादा मिल जाता है। तो हर बजट का अपना एक कैरेक्टर होता है, इसको हम इस तरीके से देखें। तो मुझे सभी बजट याद हैं, पर आम आदमी की दृष्टि से आप देखेंगे तो जो बजट आम आदमी की जेब में पैसा डाले, जो बजट आम आदमी की जिंदगी का स्तर सुधारे, जो बजट आम आदमी की जिंदगी को सरल बनाए, वो बजट अच्छा होता है। तो अब इस तरीके से हम खोज करके देखेंगे तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा पार्टीशन बायस हो जाएगा कि ये बजट अच्छा था, ये बजट अच्छा नहीं था। सभी बजट का अपना अपना कैरेक्टर था। और पिछला बजट बहुत बढ़िया था, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी आयकर, टैक्स पेयर्स को बहुत बड़ी राहत दी गई आयकर के मुद्दे मोर्चे पर। और एकदम से 12 लाख रुपए का इसका असर आपको अब आजकल दिख रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से वो लागू था। तो हर बजट का अपना अपना कैरेक्टर है संजीव, हम किसी बजट को ऐसे स्टैंड आउट करके नहीं यहाँ पर जिक्र करते। आप सर 2026 का बजट एक अर्थशास्त्री होने के नाते कैसा चाहते हैं? 2026 का बजट मैं चाहता हूं संजीव के इस हमारी ग्रोथ, क्योंकि वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा स्लो डाउन आ रहा है। 2.5% मात्र की रफ्तार से वैश्विक अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, मात्र 2.5%। जब भारत 7.5% से ऊपर जा रहा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था मात्र 2.5% पे बढ़ रही है। अब जब ये स्लो डाउन का असर कुछ कुछ आंच भारत पर भी आ सकती है, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस बार घोषणाएं वो करनी पड़ेंगी जो इसको और ज्यादा रफ्तार दें। क्योंकि अगर ये रफ्तार यहां से हमने स्पीड नहीं पकड़ी, तो हमें भी इस स्लो डाउन का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि वो जो वैश्विक स्लो डाउन आएगा, तो वसुदैव कुटुंबकम हम कहते हैं, दुनिया एक परिवार है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि बाकी के परिवार के लोग रिसेशन में और हम जो है ग्रो करते रहें। कुछ ना कुछ उसका असर आएगा। तो मुझे लग रहा है कि भारत की जो रिफॉर्म का प्रोसेस है वो जारी रहेगा, ग्रोथ स्टोरी जारी रहेगी। आपने कहा कि किस प्रकार का बजट हो, मुझे लगता है क्योंकि हमारी आज भी, जैसा मैंने कहा, 60% आबादी कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है।
मैं चाहूंगा कि किसानों के लिए, किसानों का जिसका आप बीच में सवाल भी कर रहे थे कि दूर दराज के गांव में जो 80% किसान हमारे यहाँ छोटी छोटी जमीन वाले हैं, जिनकी एक एक दो दो एकड़ की जमीन है, मैं चाहूंगा कि उन किसानों का जीवन स्तर सुधारने वाला बजट हो। उन किसानों तक इस ग्रोथ की, ये जो जीडीपी की रफ्तार है, इसका जो आपने शुरू में सवाल किया था, इसकी इसकी जो इसका जो बेनिफिट है, इसका जो लाभ है, उन किसानों तक भी पहुंचे। उनको जो किसानी में दिक्कतें आती हैं, उस दिक्कतों को हटाने वाला बजट हो। किसान सम्मान निधि पहले ही चल रही है, 2,000 रुपए हर 4 महीने बाद आपको पता होगा किसानों के खाते में डाले जा रहे हैं। ये मुझे लगता है जारी रहेंगे। इसके अलावा स्टार्टअप्स को बूस्ट करने में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कल भी एक स्टार्टअप के इवेंट में थे, वहां उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया, तो मुझे लग रहा है मेक इन इंडिया से संबंधित सरकार को कुछ विषय, क्योंकि जो स्टार्टअप, में बहुत सारे स्टार्टअप्स को मेंटर करता हूं संजीव, और वो स्टार्टअप ज्यादातर टेक क्षेत्र में आते हैं, जहां पर कोई ऐप बना दी, एग्रीगेटर इकट्ठा कर लिया। अब मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित सरकार को कोई विशेष अनाउंसमेंट करनी चाहिए। मैं ये चाहूंगा संजीव कि घर घर में, आपके कमरे में भी छोटी सी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि पोल्यूशन वोल्यूशन ना करे, वो एक अलग मुद्दा है। हर हर युवा जो है वो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करने की तरफ बढ़े। इस प्रकार का मैं बजट में कोई घोषणा सुनना चाहूंगा संजीव। बाकी लिस्ट बहुत लंबी है, हमारे पास समय कम है, तो हम शरद जाएंगे। जी, महिलाओं हो गई, जी शरद जी, मैं एक चीज निकल के आ रही है, एक कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, सीआईटी इसको शॉर्ट में कहते हैं। जी जी इसने केंद्रीय वित्त जी मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने 2026-27 के जो प्रस्तावित होने आने वाला बजट है उसको सुझाव दिए, जिसमें कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए ये 2026-27 का बजट इज ऑफ डूइंग बिजनेस, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को मजबूत करने की नजर से रखा जाए। मैंने कई चीजें इसमें कर दी हैं, आपने पकड़ ली होंगी। मैं संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, उसके बाद हम सोने और चांदी पे बात करेंगे कि क्या इस आगामी बजट के आने के बाद सोने चांदी पे कोई फर्क पड़ेगा। पहले जो चीजें छोटी छोटी हैं जरा सा बता दें, वक्त कम है। बिल्कुल। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने वाला बजट हमेशा ही, जितने भी बजट आगे 21 बजट विकसित भारत तक जो आएंगे, ये तो मैं आपको आंख बंद करके कह सकता हूं, सभी आत्मनिर्भरता, क्योंकि आत्मनिर्भर शब्द का, कोविड में ये शब्द आया था, प्रधानमंत्री जी ने बोला था, आज इस शब्द की का महत्व, सिग्निफिकेंस और ज्यादा बढ़ चुका है। अमेरिका जैसे देश जब इतने ज्यादा स्वार्थी हो चले, तो आपको आदान प्रदान करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, किसी देश पर निर्भर रहना, मुझे लगता है ये आगे आगे कठिन होता जाएगा। इसलिए आत्मनिर्भरता और भी जरूरी है। और भारत में तो आत्मनिर्भरता का मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितनी नौकरियां पैदा कर सकता है संजीव, कोई भी पैदा नहीं कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये आत्मनिर्भर बजट तो पूरे के पूरे आगे आने वाले 21 बजट आत्मनिर्भरता की तरफ फोकस करेंगे, इसमें मुझे कतई कोई शंका नहीं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शरद कोहली साहब, बजट पेश होने जा रहा है। सोने और चांदी में देश में आम भाषा में कही तो आग लगी हुई है। ठीक है, जी बहुत ऊंचा जा रहा, सोचा नहीं था लोगों ने कि कभी चांदी 3 लाख रुपए किलो होगी और सोना 1.5 लाख रुपए तोला हो जाएगा। इस बजट में क्या लगता है सर, कुछ ऊपर नीचे घटाव बढ़ाव होगा एकदम अप्रत्याशित, जिसकी कल्पना नहीं की होगी? देखिए, कुछ कस्टम ड्यूटी, क्योंकि 99% देश के सोने की जरूरत हम इंपोर्ट करते हैं, तो कस्टम ड्यूटी में कुछ घोषणा हो सकती है, उसमें कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारा हमारे देश का विदेशी मुद्रा सोने के इंपोर्ट में चला जाता है। परंतु मैं एक जरूरी बात जो बताना चाहूंगा स्टेट मिरर के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर को, कि सोने और चांदी की कीमतें भारत के आर्थिक पैमानों से बहुत कम रिश्ता रखती हैं। ये कीमतें अमेरिका और लंदन बुलियन मार्केट, और अमेरिका में न्यूयॉर्क का कॉमेक्स है, वहां से ये कीमतें, इसको हम प्राइस डिस्कवरी कहते हैं, ये प्राइस डिस्कवरी वहां पर होती है। वहीं की कीमतों को यहाँ पर भारत के जो सराफा बाजार हैं, उसको आउंस को 10 ग्राम में कन्वर्ट करके, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करके प्राइस खुलती है। भारत में, जैसा मैं पहले बहुत बार बोलता हूं, धनतेरस से, अक्षय तृतीया से, शादी के सीजन से, बजट से, इस पे ना के बराबर फर्क पड़ता है। तो बजट की कोई भी घोषणा होगी संजीव, सोने चांदी की कीमत, क्योंकि वो वहां से आती है। सुबह आप जब सो के उठते हैं ना, तो अमेरिका में कॉमेक्स में रात को जो बंद हुआ होता है जिस रेट पे, उस रेट पे यहाँ खुलती है। तो हमारे देश के आर्थिक पैमाने सोने और चांदी की कीमतों को इतना डिटरमिन नहीं करते हैं। इसलिए बजट की घोषणाएं
अगर कस्टम ड्यूटी में छेड़ाखानी हुई, कस्टम ड्यूटी में कुछ ऊपर नीचे किया गया, तो आपको थोड़ा बहुत सोने चांदी की कीमतें यहां पर ऊपर नीचे दिखेंगी, पर थोड़ी बहुत, ना के बराबर फर्क पड़ेगा। आपकी बात का मैं सीधा जवाब दूं तो बजट की अनाउंसमेंट से। चलिए बजट को हटा दें, तो बजट भूल जाइए, अभी हमारी आपकी बजट पे बात हो रही थी। लेकिन आने वाले समय, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 1 अप्रैल के बाद से, जो नया फाइनेंशियल ईयर जी। हमारे यहाँ शुरू होगा, उसमें सर सोने चांदी में कुछ फर्क रेट्स में बाजार में आएगा? उपभोक्ता चाहेगा इसमें घुसना, या सिर्फ ये अपर क्लास यानी कि जो बिजनेसमैन है, जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, गोल्ड के, ज्वेलरी के, वही लोग इसमें डूबेंगे, उतराएंगे, मुनाफे में रहेंगे, घाटे में रहेंगे, या आम आदमी को भी कुछ फर्क महसूस होगा नहीं, लाभ उठाने में? आम आदमी जुड़ सकता है, बिल्कुल संजीव, आम आदमी जुड़ सकता है। अब तो जो नया ईटीएफ जो आया है, माध्यम, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको हम कहते हैं, उसमें आप छोटे पैसे से भी 2,000, 4,000, 5,000 रुपए डाल के भी आप सोने चांदी की इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। आगे इसकी अंडरटोन बुलिश है। जो फैक्टर सोने और चांदी को ऊपर ले जाते हैं, ये क्योंकि एक अलग डिस्कशन है, समय हमारे पास कम है, इसके लिए कभी अलग से फिर से चर्चा कर लेंगे। पर जो फैक्टर सोने चांदी को ऊपर ले जाते हैं, वो इस समय बड़े दुरुस्त दिख रहे हैं। ट्रम्प साहब अपने पूरे पूरे क्या क्या बोलते हैं उसको, बहार पर हैं। रोज नए नए शगुफे उनके यहाँ से निकल के आ रहे हैं, सोने चांदी को ऊपर बढ़ा रहे हैं। कभी वेनेजुएला हो गया, कभी ईरान हो गया, कभी ग्रीनलैंड हो गया, ये सारे फैक्टर्स, रशिया यूक्रेन अपने पूरी उस पर है। यूएस डॉलर बाकी करेंसीज के मुकाबले नजर रखिए, सेंट्रल बैंक्स में नजर रखिए। ये जो फैक्टर सोने चांदी को ऊपर बढ़ाते हैं, इन पे आपके सब्सक्राइबर्स को नजर रखनी चाहिए, और आप उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कहाँ जा रहा है। और अंडरटोन मुझे इसमें भी अभी बुलिश लग रही है, यानी कि मुझे ये लंबे वक्त के लिए ऊपर जाता दिखाई दे रहा है संजीव। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि ईरान, यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, वेनेजुला, जो सब बवाल चल रहे हैं दुनिया में, जो लड़ाइयां चल रही, मारकाट मची हुई है, इनका कनेक्शन सोने और चांदी के रेट के चढ़ाव और उतराव से है? भारत में चढ़ रहा रेट, वहां से बिल्कुल, लिंक कनेक्टिविटी है? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे जैसे यहाँ टेंशन बढ़ती है, सोने को अब क्या करें, सोने को ये सब पसंद है संजीव। सोने को ये सब पसंद है। रशिया यूक्रेन का युद्ध घमासान होता है, सोने को पसंद है। ग्रीनलैंड पे अटैक करने की, इन्वेड करने की बात करते हैं, सोने को पसंद है। कभी वो कल तो उन्होंने आइसलैंड लेने की बात कर दी। आइसलैंड की बात करते हैं ट्रम्प साहब, सोने। जब भी दे दुनिया में अशांति और अस्थिरता और अनिश्चितता, 3 शब्द नोट कर लीजिए: अशांति, अस्थिरता, अनिश्चितता, ये 3 शब्द नोट कर लीजिए। जब जब ये तीनों चीजें बढ़ेंगी, सोना इनके साथ साथ रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। जब जब अनिश्चितता कम होगी, अशांति कम होगी, अस्थिरता कम होगी, सोने में प्रॉफिट बुकिंग आती है, सोने चांदी में आपको नीचे जाते दिखेगा। मैंने 3 शब्द आपको बता दिए ऐसे, जो कि जिससे आप सोने चांदी की कीमत स्वयं पता लगा सकते हैं। आपको शरद कोहली की, ना किसी ज्योतिषी की जरूरत है। बड़ी बात कह दी सर आपने, कि जो आम आदमी सुन रहा है हमारे इस वीडियो से, जो अभी वाबस्ता हो रहा है, जो राब्ता कर रहा है, सुनेगा, वो ये समझ जाएगा कि भैया किसी सुनार से जरूरत नहीं पूछने की, किसी एक्सपर्ट की किसी से जरूरत जरूरत नहीं नहीं। है। अगर दुनिया बिल्कुल। में अगर दुनिया में शांति है, तो ये गोल्ड डाउन होगा, ज्वेलरी जो है डाउन होगी, सोना चांदी कम आएगा रेट, और ज्यो ज्यो वहां उथल पुथल होगी, त्यों तो इधर से भाव बढ़ेगा और भगदड़ मचेगी सोने चांदी में। एक लाइन का आप ये जी, कहना चाहते हैं, अगर मैं समझ पा रहा हूं? बिल्कुल। 3 शब्द फिर दोहराता हूं: अनिश्चितता, अस्थिरता और अशांति। ये तीनों सोने के दोस्त हैं। जब जब ये तंदुरुस्त होंगे, सोना ऊपर जाएगा। डॉक्टर शरद कोहली साहब, चलते चलते अंतिम सवाल है। ट्रंप ने जिस तरीके से गदर मचाया है वो दुनिया में, चाहे वो भारत हो, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ईरान हो, ठीक है, इराक, अफगानिस्तान को भी आप छोड़ दीजिए, वो कहीं नहीं है, यूक्रेन हो, वेनेजुला हो, और अभी ये ग्रीनलैंड का शुरू कर दिया है। एक ट्रंप क्या इतने बड़े पूरी दुनिया को उथल पुथल मचाए हुए हैं? अगर ट्रंप जो हैं वो सुधर जाएं या पद से हट जाएं, तो दुनिया शांत हो सकती है? हो सकती है, पर इतनी जल्दी हटने की मुझे बहुत जल्दी तो उम्मीद नहीं नजर आ रही है। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं अमेरिका में। सुनने में आ रहा है ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैं इलेक्शंस अगर हार गया तो मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा। सेनेट जो है अमेरिका की मुझे इम्पीच कर देगी, तो हो सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को अमेरिका के बदल दें। कुछ कुछ भी हो सकता है। फिर बाद में ये कहते हैं मैं पूरी मेहनत करूंगा इस इलेक्शन को जीतने का, पर उनको ये सिग्नल्स मिलने लगे हैं कि इलेक्शन वो हार सकते हैं। तो अभी ये साल बहुत ही घटनास्पद साल रहेगा, कि ट्रम्प साहब आपको कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने तो अभी एक सेकंड हैंड नोबेल प्राइज भी लिया है। मचाडो मैडम गई वेनेजुएला से, उनकी 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 विपक्ष की जो लीडर थी, और उन्होंने कहा भैया मुझे शायद वेनेजुएला का प्रेसिडेंट ये बना दें, जाके नोबेल किस काम का है।
थोड़ी बहुत फायदे मिलते हैं। वेनेजुएला की मैं प्रेसिडेंट बन गई तो मुझे ज्यादा फायदे हैं। वो गई, उन्होंने जाके उनको कहा, और ट्रम्प साहब के चेहरे पे जो हंसी थी संजीव, मैंने आज तक वो हंसी नहीं देखी। मैंने उनकी पिछली सारी फोटो निकाल के देखी, कभी इतना चौड़ा उनकी मुस्कुराहट जितनी वो उस नोबेल को लेके कर रहे थे, उन मैंने देखी नहीं कभी। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि नोबेल प्राइज के सेकंड हैंड विनर बन गए। और जबकि नोबेल कमेटी ने नॉर्वे में बोला कि भैया ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है, जिसको दिया जाता है ये उसी का होता है। कमाल है ट्रम्प साहब। मुझे लगता है ट्रम्प साहब जैसा दूसरों ना कोई संजीव। सर मैं चलते चलते बात को यही समापन करूंगा, विराम देना चाहूंगा कि ट्रंप की एक ख्वाहिश है उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिले, और उसके लिए भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान ने, जो उन्हीं की रोटियों पे पल रहा है, अमेरिका की उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहा है, उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुरजोर कोशिश की अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, पैमाने पे, स्केल पे जाके, कि किसी तरीके से ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जो उन्होंने लड़ाई शांत कराई थी, पाकिस्तान को भारत के हाथों कुटने पिटने से बचाया था, उसी में ट्रंप साहब को नोबेल पुरस्कार शांति का दे दिया जाए, और वो नहीं मिला। पाकिस्तान ने ट्रंप साहब की भावनाओं में आग में घी का काम किया है, और सर उसमें वेनेजुएला की शांति पुरस्कार लेके महिला पहुंच जाती हैं, तो ट्रंप की खुशी का सर कैसे ठिकाना रहेगा। ये वही खुशी उनके नजर मैंने आ रही थी। मैंने वाकई इतनी बड़ी मुस्कुराहट नहीं देखी। इतनी बड़ी मुस्कुराहट अपनी उनकी खुद की जब शादी हुई थी मैंने तब भी नहीं देखी। और जब जब उनकी जिंदगी में खुशी के मौके आए, मैंने इतनी बड़ी मुस्कुराहट नहीं देखी। वो फोटो आप जब ये वीडियो डालेंगे तो जरूर दिखाइएगा एक बार। शुक्रिया, शुक्रिया डॉक्टर शरद कोहली साहब, स्टेट में हिंदी के लिए नमस्कार। संजीव चौहान से बजट पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।